हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आज का सेशन हमारा जो कि यूपीएससी सीएससी के पेपर पे बेस्ड रहेगा। हमने अपने यूपीएससी सीएससी के 2022 का पेपर हमने कम्प्लीटली होलिस्टिक वे में कवर कर लिया है। इसमें हमने अपने सारे हम हमारे जितने भी एलिमिनेशन टेक्निक्स हो सकते हैं हमने उसको कवर किया। साथ ही साथ हमने वैल्यू एडिशन किया। साथ ही साथ हमने कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को भी पीवाईक्यू के समय में ही रीड किया। और उसमें हमने ये देखा कि क्या फ्यूचरिस्टिक थीम्स हो सकते हैं जो कि यूपीएससी के एग्जामिनर्स उसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर द फर्दर मेकिंग ऑफ द यूपीएससी पेपर्स। तो इस सेशन में जो ये हमारा ये सेशन रहेगा ये यूपीएससी सीएससी 2081 का 2021 का सेशन रहेगा। इसमें 2021 के सेशन में जितने भी हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के उसको कवर करेंगे। और हमारा अप्रोच सेम रहेगा जैसे हमने 2022 के पेपर किए, 2020 का पेपर किया, उसी के हिसाब से हम 2021 का पेपर करेंगे। तो इसमें हम जैसे हमारे इकोनॉमिक्स के सेशंस होते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, आईआर के जितने भी सेशन होते हैं हम सेशन वाइज करेंगे। हम नंबर से ही चलेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसको कैसे टैकल करना था इन रियल एग्जाम हॉल सिनेरियो में। हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, हमारा क्या मल्टी लेयर अप्रोच होगा, कैसे हमारा इंट्रा पेपर एनालिसिस हम कर सकते हैं कि कैसे एक ही पेपर में दो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। फॉर फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग आप उन दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो जितने जितने मैंने आपको ये बातें बताई हैं इसको हम पेपर सॉल्व करते ही जान लेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। तो लेट्स स्टार्टेड फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो आपको मेरा टेम्पलेट याद होगा कि हमने पहले टेम्पलेट को डिस्कस किया था। ये टेम्पलेट कैसे यूपीएससी टेम्पलेट को यूज करता है टू मेक द क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। तो वहीं पे ये हमारा फॉर मोर प्रिसाइज एंड टू मेक माई सेल्फ मोर क्लियर, तो ये हमारा है यूपीएससी का सीएससी का 2021 का पेपर, ठीक है। और ये इसका मैक्सिमम हम बात करें कम से कम 5 पार्ट तो होगा ही। हम 25-25 करके या 15-15 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। क्योंकि इसमें हमें वैल्यू एडिशन भी करना है और थोड़े कॉन्सेप्ट्स को भी बताना है ताकि आपको इसी क्लास में आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाए। और जो आपको मैं जो इसमें आपको वैल्यू एडिशन बताऊंगी वो मोर देन इनफ होगा फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। जैसे बोलते हैं ना पीवाईक्यूज को आपको घूर के पी जाना है, पीवाईक्यूज के ऑप्शंस को एनालिसिस करने हैं, उसके उसके फर्दर डिटेल आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इसमें ये सब होगा। आपको ऑप्शन के भी एनालिसिस होंगे, आपको ये भी बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है और इसका करेक्ट वर्जन भी बताया जाएगा आपको। तो इस कम से कम जैसे कि 11,000 प्लस क्वेश्चंस की हमारी सीरीज होने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें 10 साल का भी हम यूपीएससी का पेपर उठाएं तो ऐसे ही हमारे वैसे भी अच्छी खासी नंबर ऑफ चंक्स ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि यूपीएससी जितने एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे हमने रिसेंटली ईपीएफओ का भी किया था, सीडीएस सीडीएस का करेंगे, एनडीए का करेंगे। क्योंकि यूपीएससी बहुत ही इंटेंडेड होती है टू रिपीट द क्वेश्चंस, राइट, नॉट द क्वेश्चंस बट एटलीस्ट द थीम्स, ठीक है। तो ये हमारे 11,000 क्वेश्चंस की सीरीज होगी। आपको सेम इसमें जितने वैल्यूएशन होंगे आप प्रिंट आउट करके अपना उसी में लिखते जाना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कोई स्टेटमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। करेक्ट पूछा है एट मैक्स कितने हमारे कम से कम तीन दो सही है, ज्यादा से ज्यादा तीन सही, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नीचे से। नीचे से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नीचे से हो ना हमें बहुत जल्दी ट्रिक्स पता चल जाते हैं और यू कैन से फाइंड द ट्रैप्स व्हिच यूपीएससी इंटेंडेड टू यूज। ऐसे कौन कौन से ट्रैप्स होंगे, ठीक है। तो द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। चलो यहाँ तो समझ आ रहा है आरबीआई का गवर्नर है, आरबीआई एक्ट होगा उससे पावर ड्रॉ करता है। ऑफकोर्स कोई इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के लिए पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया, उससे वो इंस्टीट्यूशन अपने पावर ड्रॉज करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेट्स मेक इट बॉक्स क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, gives the central government the right to issue direction to the RBI's in public interest। अब यहाँ पर हमारा हमने जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स की बात की है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्रैप होता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दिस, कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजन दिस, लाइक ऐसे ट्रैपिंग टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक टेम्पलेट है जो कि यूपीएससी बहुत यूज करता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता है, ठीक है। तो इसमें बोले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन देता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखिए हमें ये इसलिए भी गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने और ऑलरेडी आरबीआई एक्ट की बात कर ली है।
यूपीएससी ने अपने तीसरे ऑप्शन में आरबीआई एक्ट को का जिक्र कर दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि आरबीआई हो सकता है, आप इसको काउंटर क्वेश्चन करिए कि हो सकता है आरबीआई एक्ट में ऐसा मेंशन हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन देगी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा भी हो सकता है काउंटर द क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको सबसे सही कौन सा लग रहा है, सबसे ज्यादा थ्री सही लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आरबीआई आरबीआई से पावर लेता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई और द अदर डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, राइट। तो इसमें से तीन सही, तीन इन तीनों में है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो 2 3 1 3 एंड 1 2 3 का ऑप्शन चल रहा है, 3 इज करेक्ट। अब हमें 2 सबसे ज्यादा गलत लगा क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजों पे इतना डिटेल प्रोविजन नहीं बताता। हमें ये भी पता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इतना डिटेल नहीं बताया गया है हमें। वी टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट के क्या क्या वो हो सकते हैं, किसमें प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, राइट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे साइलेंट है, तो वाई इट वेस्ट पन्ना टू brought the central government how to issue the direction to the RBI in the interest of public interest, right। तो ये हमारे गलत हो गया, इसको जैसे मैंने गलत किया 2 को, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया सी। तो हमें नहीं पता था कि ये सही है कि नहीं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं कि नहीं। वैसे तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, लक्ष्मीकांत में ही मेंशन है, अगर आप इसको इंस्टीट्यूशन बेस में पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा होता है, गवर्नेंस की लक्ष्मीकांत की किताब है, नॉट द पॉलिटी वाला, तो उसमें ही ऐसा मेंशन होता है। तो ये तो सही है, ये बहुत डायरेक्ट है, अगर आपने रीड किया होगा तो इससे एलिमिनेट कर सकते थे आप। तो 2 तो इनकरेक्ट है, जैसे मेरा 2 इनकरेक्ट हुआ, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया सी। इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है एंड नॉट मोर देन 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा सही है, इसमें हमने ये करके इसको सही कर दिया, आरबीआई के अकॉर्डिंग है ये, और ये हमारा सही है, तो इसमें हमने एडिशन भी देख लिया, तब बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें पूछ रहे कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, ठीक है, ऐसे पूछ रहे ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। ठीक है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट्स। ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव है, अगर इसको हम रीड भी कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव नहीं है, इसमें ऑल का कोनिटेशन आपको ऐसे नेगेटिव लेके ऑल क्यों लिखा है। ऑफकोर्स हमने डीपीएसपीज में वेलफेयरिज्म के अप्रोच को देखते हैं, तो उसमें तो सारे वेलफेयरिज्म के अप्रोच में इक्वल इनकम की बात की गई है, आर्टिकल 39 देखते हैं हम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ की भी बात की गई है, और इक्वल इनकम इक्वल वेज की बात की है इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो उसमें आपको इस क्वालिटेशन में लेके चल रहे हैं वेलफेयरिज्म, ये प्रो सिटीजन है, पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है, प्रो सिटीजन है। ठीक है, तो ये तो 2 इज होगा, तो 2 इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट कॉनिटेशन दे रहा है। द गवर्नमेंट कैन by the notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। ठीक है, वैसे तो ये बैंक हैबिट्स की भी बात हो रही है एक तरह से, ये टू मॉनिटर द पेमेंट्स, तो उसको भी पेमेंट्स की बात हो रही है, उस पर भी ट्रैक करने के लिए भी पॉजिटिव है देखा जाए तो। ये डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रोच ही चल रहा है। ठीक है, इसमें अदर भी आप और इसको डिटेल देखेंगे तो इसमें कैसे ब्लैक मनी को भी डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है एक तरह से। अब इसी के थीम पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बस बेसिकली ये टू मॉनिटर द पेमेंट, ठीक है, इसलिए बात हो रही है। इसमें ओनली सेंटेंस को देख के नहीं, आपको ओवरऑल देखना है कि ये बात क्या कर रहा है। इसमें वो डायरेक्ट बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी सारी पावर है, अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं दे सकता कि जितनी भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट है वो थ्रू बैंक के थ्रू करेंगे। तो ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा हाइपरबॉलिक नहीं लग रहा है ये। ठीक है, अब 1 की बात करते हैं। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। अब यहाँ पर ऑल कैजुअल वर्कर्स, अभी देखिए गिग इकोनॉमीज की बात चल रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स देखते रहते हैं आप न्यूज़पेपर में, गिग वर्कर्स की बात हो रही है। तो उसमें तो बहुत सारे लोगों को वैसे भी पीएफओ का इतना नहीं मिलता है, प्रोविडेंट कवरेज। ठीक है, तो उसमें हमने जैसे वैसे जब ये जिस 2021 में तो मोर था, जब ऑफिशियल की नहीं आई थी, सारे इंस्टीट्यूशंस ने आंसर डी ही दिया था, बट यूपीएससी के ऑफिशियल की में 1 को इनकरेक्ट मानते हुए इसका आंसर आया था बी, क्योंकि इसमें बात
कर दी थी कि सारे कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलते, तो आपको इसी को याद रखना है कि यूपीएससी ने इसको गलत माना है, तो नेक्स्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप उसको गलत ही मानेंगे, ठीक है। अब इसमें बात कर ले, जो ये वाला हमारा पार्ट है, ये प्रोविडेंट फंड एक्ट से ही मेंशन्ड है, ये हमारा जो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर सकता है फॉर द बैंकिंग हैबिट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें ये हो गया हमारा। इकोनॉमी के ही क्वेश्चन चलेंगे पूरी सीरीज में अभी तो, ठीक है। Which among the following steps most likely to be taken in the time of economic recession? इकोनॉमी रिसेशन में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेप लिया जाएगा, ठीक है। इसमें बात हो रही है, आपको पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमी रिसेशन क्या होता है। एक डिप्रिसिएशन होता है, एक इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे रिसेशन का भी वर्ड आ गया, सारी इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते हैं, जो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमी रिसेशन के, एंड दिस ऑल्स, ठीक है। तो उसमें जैसे कि इकोनॉमिक रिसेशन को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, तो पैसा कम हो जाना होता है, पैसा कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, आरबीआई और यू कैन से इकोनॉमी को, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमी से रिसेशन में तो पैसे कम हो जाते हैं, उसको पैसा इंक्रीज करना होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज करना होता है, तो उसमें तो क्या करती है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये अपने सीआरआर में कट कर सकती है, एसएलआरआर में कट कर सकती है, टैक्स में कट कर सकती है, राइट। ये होगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज कर सकती है। आप ये सारे कोर को आप ये सारे कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि कैसे मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। अभी वैसे मनी सप्लाई को आप जैसे इंक्रीज करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सीआरआर एंड एसएलआर, एसएलआर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, एसएलआर को आप जितना कम करेंगे उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा, जितना सीआरआर को कम करेंगे आप उतना मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई का मतलब पब्लिक के हाथ में पैसा और आएगा। जितना आप टैक्स रेट कम करेंगे, आप टैक्स रेट कैसे इसमें इंक्लूडेड है, फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम 100 है, वो टैक्स भर देता है 50, उसके पास तो 50 ही रुपए रह गए ना हाथ में, तो एक्सपेंड टू एक्सपेंडिचर करने के लिए, एक्सपेंड करने मतलब स्पेंड करने के लिए, राइट। तो अगर अगर गवर्नमेंट इस टैक्स को करके 30 कर दे, तो उसके पास कितने रह जाएंगे, और 70 रुपए रह जाएंगे, तो मतलब इसके पास 20 का मुनाफा हो गया, तो इसमें 20 रुपीज और उसके हाथ में आ गए, तो इसलिए ऐसे होता है कनेक्टेड। अब तो इसमें आप पूछ रहा है क्या करेगी मोस्ट लाइकली टू, इसको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप मोस्ट लाइकली टू बी टेकन इन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। कट द टैक्स रेट, ये तो सही है ना, टैक्स रेट कम कट करेगी तभी पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा। अकम्प्लीड बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, नो, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये डिक्रीज इंटरेस्ट रेट होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक 25% पे इंटरेस्ट दे रही है, लोन दे रही है इंटरेस्ट पे, तो पब्लिक क्यों लेगी इतना हाई ब्याज पे, राइट। तो अगर वही 5% पे देगी, तभी तो पब्लिक ज्यादा पैसा लेगी बैंक से फॉर देयर यूज के लिए, तो वही हो रहा है, इसमें इंक्रीज नहीं डिक्रीज करेंगे। तो अगर मैं इसका करेक्ट वर्जन बताऊं, तो यहाँ पर होगा डिक्रीज, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसको देख सकते हैं, तो रिजर्व करते हैं। इंक्रीज इन द टैक्स रेट, अभी मैंने बताया कि इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी, तभी पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, हमें पैसा ज्यादा लाना है इन द हैंड ऑफ पब्लिक, ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोडक्ट, अब देखिए पब्लिक प्रोजेक्ट से कैसे एक्सपेंडिचर होगा रिलेटेड। अब गवर्नमेंट ये सारे फोर कॉन्सेप्ट, इसलिए एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक प्रोजेक्ट पे फंडिंग करेगी, ठीक है। और फंडिंग में क्या करेगी, जैसे कोई उनको रोड बनाना है, रोड में वो फंडिंग करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड को, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड लेबर हायर करेंगे, मटेरियल्स लेंगे, ठीक है, जितने भी उनके इंजीनियर होंगे, तो लेबर से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, उनके हाथों में पैसा आएगा, टीम इंजीनियर से, मटेरियल से क्या होगा, शॉपकीपर्स के हाथ में पैसा आएगा। तो कैसे पब्लिक फंडिंग से बेसिकली पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा, तो रिडक्शन ही इंक्रीज करेगी, तब ये हमारा रिसेशन खत्म होगा। रिसेशन का मतलब ये है कि पब्लिक के हाथों में पैसा लाना, तो ये जिसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट लाइकली टू डन बाय द इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। अब इसका आंसर दूसरा है ये, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ सारे इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, ठीक है,
मार्केट डिमांड फॉर द गुड माइट बी इंक्रीज इफ, हम मार्केट डिमांड मतलब जो मार्केट डिमांड है वो कब इंक्रीज हो सकता है। चलो सो इसको हम प्रैक्टिकल कॉमन सेंस से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। नीचे से पढ़ते हैं। 4 का है इट्स प्राइस फॉल्स, ठीक है। डिमांड कब बढ़ेगा, जब किसी चीज की प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन का डिमांड है मार्केट में, लेकिन सबके पास अभी औकात नहीं है आईफोन लेने की, राइट। अगर कोई आईफोन आईफोन की प्राइस कम हो जाएगी, अगर आईफोन की प्राइस कम हो जाएगी तो उसका डिमांड नहीं बढ़ने लगेगा कि अब तो मेरे पास पैसे हैं। तो पहले आईफोन इसके एमआरपी पे लोग 10 लोग खरीद सकते थे, लेकिन इसकी जैसी प्राइस डिक्रीज हुई अब इसको वही 30 लोग खरीद सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया। अब ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा, फोर इज मोस्ट लाइकली टू बी डन। तो कहाँ का फोर स्टेटमेंट है, तो ये हमारा डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि फोर 3 में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पूछा तो गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो बोल रहे हैं कि कोई पर्सन है उसकी इनकम बढ़ गई है, अब वो इंफीरियर गुड को, द गुड इज इन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब आपकी इनकम इंक्रीजेस हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल पहले आप नॉर्मल कोई बैग खरीदते थे और आप कोई नॉर्मल शूज खरीदते थे किसी भी, जैसे कि कैंपस का, इन सब का शूज खरीदते थे, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई। आप क्या सोच रहे हैं, आप रेड हाँ वुडलैंड के जूते खरीदेंगे, ठीक है, और यू कैन नाइकी के शूज खरीदेंगे। तब आपकी इनकम बढ़ती है। मेरा कहने का मतलब, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी लाइफस्टाइल भी लग्जीरियस होने लगती है, चीप नहीं रहती। तो ये इंफीरियर गुड नहीं होगा, यहाँ पर सुपीरियर गुड होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी आप मोर लाइकली टू इंटेंड परचेज लीव लाइक अ लग्जीरियस लाइफ, राइट। बढ़िया गुड वेबलेंट गुड आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो उसी में होगा, ठीक है। तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने 3 को एलिमिनेट किया 4 से, तो हमारा आंसर वैसे भी आ गया 1 एंड 4, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, ये अब कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब जिसकी टी ओवर कॉफी, आप कॉफी के बदले टी पी सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, टी एंड शुगर, बिना शुगर के आप टी नहीं पी सकते, बिना कॉफी के आप टी नहीं पी सकते, राइट। विदाउट शुगर आप टी नहीं पी सकते, विदाउट शुगर आप कॉफी नहीं पी सकते। तो ये कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, ठीक है। और वही यहाँ पर क्या करें, सब्स्टिट्यूट, टी और कॉफी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 3 हम इनकरेक्ट मान, हमें इतना 4 नहीं पता होता तब भी हम आंसर सॉल्व कर सकते थे थ्रू कॉमन सेंस। तो इसमें मैंने 3 को इनकरेक्ट जैसे माना, मेरा आंसर आ गया 1 एंड 4। उसमें भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि इन दोनों में कौन सही होगा, तो आपका वैसे भी आंसर बन रहा है यहाँ पर। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है, ठीक है। इसमें कंसर करेक्ट पूछा है, इसमें एक सही है और ज्यादा से ज्यादा 3 सही, ठीक है। They were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment of 19। यहाँ पे थोड़ा डाटा है तो इतना नहीं पता कि करेक्ट है कि नहीं। Let's read other। They can be issue equity shares and preference shares। कोऑपरेटिव बैंक्स है तो इतना कैन इशू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स कर सकते हैं। ऑफकोर्स कोई बैंक है तो इतना तो उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके फंक्शंस होंगे कि वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कर सके, ठीक है। They are supervised and regulated. The word is supervised and regulated by local boards set by the state government। यहाँ पर एक कैच है कि स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बैंकिंग से तो क्या आरबीआई है, ठीक है। ऐसे बन रहे हैं यहाँ पर हमें, ठीक है। तो जैसे हमें लग रहा है इसमें से मोर लाइकली आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है कि कोई कोऑपरेटिव बैंक है वो इक्विटी शेयर कर सकते हैं, मोर ऑफ द बैंक अपने इक्विटी शेयर कर सकते हैं, किसी प्रेफरेंस शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। तो 2 मैंने जैसे क्लिक किया, 2 इसमें और इसमें है, तो 2 3 एंड 1 2 3, तो 2 एंड 3 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। हमें नहीं पता था, यहाँ डाटा बहुत था कि ये करेक्ट है कि नहीं, लेकिन एग्जामिनर में ने हमें ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जिससे हमें पता चल गया 3 इज करेक्ट। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड, देखिए सुपरवाइज कोई भी कर सकता है बट रेगुलेटेड इज मोर लाइकली टू अंडर एनी एक्ट, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और बैंक से रिलेटेड टू थिंग सारे आरबीआई एंड सेबी लोग करते हैं ना।
ये हो सकते हैं, तो इसमें ये मोर लाइकली टू भी गलत हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक बहुत कम ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज कर सकते हैं। रेगुलेटेड इज कम अंडर एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन विच इज कम अंडर द आरबीआई सेबी, राइट। तो हमने 1 को गलत माना, तो जैसे 1 को गलत माना, हमारा आंसर आ गया 2 एंड 3। 3 तो वैसे भी हमारा कॉम्बिनेशन से बन रहा। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बॉन्ड यील्ड पे है ना, हमारा जितना मुझे याद है 2013 में क्वेश्चन आए थे बॉन्ड यील्ड पे, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड पे आए थे, तो इसमें पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरल रिजर्व। ये क्या कह रहा है, इंडियन बॉन्ड यील्ड, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हो रहा है एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ फेडरल रिजर्व। अब इसमें ना, ये इसमें एक क्वेश्चन, एक हमें ऐसा फंडा आ रहा है कि ये स्पेसिफिक चीज नहीं बता रहा है। ये क्या बोल रहा है, एक्शन है। अब ये भी नहीं बोल रहा है ये एक्शन कौन सा एक्शन ले रहे हैं, इन द फेवर ऑफ द दिस बॉन्ड डील और इन द अगेंस्ट ऑफ द दिस बॉन्ड डील, कोई एक्शन ले रहे हैं, वो भी यूनाइटेड स्टेट रिजर्व के कारण। हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट में जितने भी ये बैंकिंग रेगुलेशंस के जितने भी एक्शंस होते हैं, वो इंडिया के भी बैंकिंग रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं। आपने इकोनॉमी के कोर्स में पढ़े होंगे। तो इसमें डायरेक्ट एक्शन की बात की, इसमें कोई एक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है, बहुत वाइडर कॉनिटेशन दे रहा है, ठीक है। और इसमें सेम एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन वाइडर कनोटेशन। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं ना। इन्फ्लुएंस इज मोर वाइडर टर्म, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो इन्फ्लुएंस करने के कारण पूरा खत्म ही कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। इन्फ्लुएंस कैन बी अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है एक पर्टिकुलर थिंग इन अ मार्केट, इकोनॉमी मार्केट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3 बिकॉज ऑफ द इट इज ऑल 3 स्टेटमेंट गिविंग अ वाइडर कनोटेशन, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसा स्पेसिफिक थिंग नहीं बता रहा कि रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स रिजर्व फेडरल रिजर्व ऐसा क्या करेगा कि हो या ना हो, बस एक एक्शन करेगा, वो एक्शन को भी स्पेसिफाई नहीं किया है। सेम विद आरबीआई का, और इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की भी वही बात की है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन कर लेते हैं कि बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस में क्या अंतर होता है और कैसे रिलेटेड है। तो मैं पहले बताती हूँ, बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू होता है बॉन्ड प्राइस, या आपका एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप, बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। अब जैसे कि बॉन्ड प्राइस, आपने कोई बॉन्ड खरीदा, कोई जैसे कि आपने कोई बॉन्ड खरीदा 100 रुपए में, 2 साल के बाद उसकी प्राइस, उसका उसी का प्राइस हो गया 120। इसमें आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए की मार्जिन से प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका यील्ड हो जाएगा, यील्ड, ठीक है। यील्ड जैसे आप एग्रीकल्चर यील्ड की बात करते हैं ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड, जिसमें 20 रुपीज का आपका यील्ड हुआ, तो जितना आपका यील्ड होगा, आपका यील्ड जितना बढ़ेगा, आपका बॉन्ड प्राइस कम होना चाहिए। अब जितना बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा उतना बॉन्ड यील्ड कम होगा, इसलिए बॉन्ड यील्ड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड प्राइस। तो ये कहानी है, ठीक है। ये 2013 से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच वन ऑफ द अबव कैन बी इन्फ्लुएंस द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए हमारे 2020 से कैसे डायरेक्टली आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ा था ना, फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन डेप्थ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं से हमने ये जो डेफिनेशन है हमें ऑप्शन में ही दी थी, नॉन डेप्थ कैपिटल फ्लो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द वर्क कैन बी इन्फ्लुएंस इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, अगेन देखिए ये 2023 में इसको यूज करेंगे एज अ क्वेश्चन की तरह, कन्वर्टेबल बॉन्ड। For institutional investment with certain condition, global depository receipt, non-resident external deposits, non-resident external deposits की बात हो रही है। तो इसमें हमारा 4 है, और इसमें इसमें ये ऑप्शन देखे तो चारों में से कोई भी 4 सही नहीं है, तो मतलब एट मैक्स 3 है और कम से कम 3 और 1 है। तो इसमें बात हो रही है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। आप इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जितने भी इसके जो भी थिंग्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से थिंग्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मेंशन्ड है कि नहीं, मतलब इंक्लूडेड है कि नहीं। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ऐसे कोई गेसिंग करनी हो ना, रिस्क गेसिंग, तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट देख सकते हैं और फॉरेन देख सकते हैं एक्सटर्नल डिपॉजिट, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो 4 को जैसे एलिमिनेट करेंगे हमारा आंसर जाता है 1 and 2 and 3। ठीक है, तो 4 को इसको एलिमिनेट किया, 1 2 and 3 है और 3 है, और ये जो तीनों है ये कम अंडर द एफडीआई। तो नेक्स्ट टाइम इसको याद कर लेना, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो इसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थिंग्स आरबीआई में मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है कि नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये सारे कोर इकोनॉमी के हैं, तो ये इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्ट ऑफ the effect of devaluation of the currency, that is that of necessarily, यहाँ पे necessarily वर्ड हुआ पूछा है। ठीक है, improve the trade balance। ठीक है, increase the foreign value of the domestic currencies। ठीक है, improve the competitiveness of the foreign exports in the currency। मतलब devaluation की बात क्या होती है बेसिकली, पहले $1 में आप 50 रुपए ले रहे थे, अब वही $1 में आप 70 रुपए है, तो ये डिवैल्यूएशन हो गया 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो इंडिया, अब किधर इंडिया को अगर $1 चाहिए तो उसको 70 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वहीं पहले उसको 50 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते थे। तो ये डीवैल्यूएशन तो इंडियन करेंसीज की बात हो गई। ठीक है, वैसे पूछे अब ये डीवैल्यूएशन करते क्यों है। अब किसी फॉर एग्जांपल किसी किसी बाहर वाली कंपनी को इंडिया से कुछ सामान परचेस करना है, ऐसे ही चाइना का, आप चाइना के बारे में पढ़ेंगे। चाइना बहुत ही मतलब बहुत ही अपना करेंसी को डिवैल्यूट करता है टू टू मेक देयर थिंग्स मोर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, वो चीपर में मिलता है फॉरेन कंट्रीज को। वो अपनी करेंसी को जितना डिवैल्यूएट करेगा, फॉरेन करेंसीज की जो फॉरेन करेंसी है वो इवैल्यूएट होगी, और उससे क्या होगा, क्या होगा, उनकी इकोनॉमीज में ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि वहां से चीजें बहुत चीप मिलेंगी। इसलिए डिवैल्यूएशन इकोनॉमी में कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं टू इम्प्रूव द competitiveness of the domestic export in the foreign market because of cheap goods in comparison to foreign market। तो 1 is अंडर इज, ये 3 हट गया, 1 है तो 1 है, 1 2 है, 2 देखते हैं। 3 तो आएगा ही, 3 वैसे भी हट गया है। हमें पहले लग रहा था ना कि इंप्रूव करेगा बैलेंस ट्रेड बैलेंस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, कर भी सकता है, बट ये वर्ल्ड लेवल पर पूछ रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री के लेवल पे नहीं पूछ रहा है, तो इसको वैसे भी हट गया। और अगर इसको देना ही होता तो यूपीएससी 1 3 कर देती ना, एक ऑप्शन है, लेकिन किया नहीं तो इसको हटा दिया एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने हमारा बहुत ही अच्छा हेल्प किया है। तो इसमें 1 and 1 2, अब 2 देखते हैं, 1 तो 2 तो है ही नहीं। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज, नहीं, यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, तो जैसे हमने 2 को हटाया 1 करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे कुछ कोर इकोनॉमी से आप कोर इकोनॉमी से आंसर ला सकते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे के सारे हमारे लाइन से हमारे चल रहे हैं, बिल्कुल इकोनॉमी के क्वेश्चन। Which of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? ठीक है, देखते हैं क्या है। डाइवर्जन ऑफ द रिसोर्सेज टू द परचेस ऑफ द रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेस ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरीज, गोल्ड्स। देखिए गोल्ड्स, तो इसमें गवर्नमेंट भी बोलते हैं ना कि गोल्ड बहुत एक्सपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड उनका बहुत डेफिसिट में रहता है बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्टिंग ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने एक ऐसे एक कूपन टाइप ऑफ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो कूपन कूपन बॉन्ड की तरह ही काम, गोल्ड की तरह ही काम करेगा, बट ये कूपन होगा। जितनी गोल्ड की प्राइस मार्केट में इंक्रीज डिक्रीज होती है उस कूपन की तरह ही होगा, जिस रिप्लेस द फिजिकल गोल्ड विद द कूपन। तो ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, तो इसमें पूछा है डाइवर्जन ऑफ द रिसोर्सेज टू द परचेस ऑफ द रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग।
इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरीज, गोल्ड्स। अभी देखिए ये दोनों एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं। लग्जरी हाउसिंग, लग्जरी इन्वेस्टमेंट, परचेसिंग, इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव स्टोन्स, ज्वेलरीज, गोल्ड, लग्जरीज। तो अगर ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, और ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, ऐसा है तो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनल। ये कितना वेग स्टेटमेंट है, इससे क्या लेना देना ब्लैक मनी। अच्छा हो सकता है ब्लैक मनी इफेक्ट करो, बट इसमें मेन कॉज पूछ रहा है गवर्नमेंट की वरीज का, ठीक है। डी पढ़ते हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू, देखिए ये है मेन कॉज, क्योंकि इससे क्या होता है ब्लैक मनी से, जो ब्लैक मनी क्या होता है वो बैंकिंग में डिजिटलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, तो उसी से वो ट्रैक नहीं कर पाते उसे। तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है टू द स्टेट एक्सचेंज ड्यू टू द टैक्स इवेजन, टैक्स नहीं भरना होता उनको, इसलिए ब्लैक मनी का है। तो ये मेन कॉज तो ये है। बाकी वेस है टू हाइड द मनी, टू हाइड द ब्लैक मनी, क्योंकि आप ब्लैक मनी से गोल्ड खरीद लेंगे तो क्या पता चलेगा गोल्ड ब्लैक था कि नहीं था, ठीक है। तो ये इट इज अ वेस टू हाइड ब्लैक मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। और बट ये इट इज द मेन कॉज, इसलिए वहां पर वर्ड लिखा है मेन कॉज, क्योंकि सारे कॉजेस हैं, बट मेन कॉज है लॉस ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। Which of the following is likely to be the most inflationary in its effect, ठीक है। इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, अब ये इन्फ्लेशनरी की बात कर रहा है कि पब्लिक के हाथों में पैसा भर भर के है, भर भर के पैसा है, पहले था कम अब है, पैसा भर भर के इन्फ्लेशन आ चुका है। तो ये कौन मोस्ट लाइकली क्या इफेक्ट होगा, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। अब ये पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हुई थी, तो क्या अब रिपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेब्ट, पब्लिक के फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास 100 रुपए है, उसको उन्होंने पब्लिक में दे दिया, किसी को 50 दिया, किसी को 20 दिया, तो इसमें क्या इन्फ्लेशन आ गया। जो पैसा पब्लिक से लिया गया तो वो वापस ही तो मार्केट में डाल दिया, तो इसमें कुछ नया कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, अब सेम पब्लिक से गवर्नमेंट ने ही पैसा कंज्यूम कर लिया और एक ही जगह तो पैसा आया, तो इसमें क्या कहाँ इन्फ्लेशन है, एक जगह से पैसा दूसरी जगह मूव हो गया। जैसे बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, अब बैंक के पास पैसा है, उन्होंने बजट डेफिसिट को कर दिया, लेकिन फिर से क्या होगा बैंक के पास पैसा इतना नहीं रहेगा कि पब्लिक पब्लिक उनसे ले सके, तो यहाँ पर पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा है हमारा तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, मनी प्रिंटिंग, पैसा पैसा। फर्जी तो मूवी देखी होगी, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी से क्या होगा, तो इससे क्या होगा जो मनी इन्फ्लेशन आने की संभावना रहती है, तभी तो मनी भी जो जितनी मनी कितनी प्रिंट कर सकते हैं बहुत रेगुलेटेड होता है, इसलिए भर भर के आप मनी प्रिंट कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को भी देखना होता है, तो ये इन्फ्लेशनरी है कि मनी प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, मनी मल्टीप्लायर, देखिए 2019 में पूछा गया था, वो 2013 से आया था रिपीट, ये 2019 से डायरेक्ट मनी मनी मल्टीप्लायर। अब इसमें मनी मल्टीप्लायर में एक बात करूं, मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द CRR एंड SLR, ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं मनी मल्टीप्लायर कैसे इकोनॉमी में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो, अब देखिए गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, उसमें से उनको कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ पैसा रिजर्व करना पड़ता है फॉर द कुछ फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो, ठीक है, फाइनेंस में तो उनको कुछ पैसा रिजर्व करना पड़ता है फॉर द फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस के लिए। तो इसमें 100 रुपए में से जिसके उन्होंने 20 रुपए रिजर्व कर लिया, उनके हाथ में CRR पे रिजर्व कर लिया, उनके हाथ में कितने बचे 80 रुपए। अब वही कह रहा है अगर इसको इंक्रीज कर देगी CRR को, फॉर एग्जाम्पल 20 से ये कर देगी 50, तो उनके पास कितना रह जाएगा 50 रुपए हाथ में। तो इससे कहाँ मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, यहाँ तो पैसा और कम हो रहा है ना, तो पब्लिक को अब वो कम पैसा देगी, और इनके पास ज्यादा होता तो पब्लिक को ज्यादा देती, मतलब बेसिकली पब्लिक के हाथ में पैसा होना चाहिए तो मेक द मनी मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर का मतलब है इंक्रीज करना, ठीक है। आप गुना करते हैं तो इंक्रीज होती जाती है ना वैल्यू, इसलिए मनी को इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो सेम इंक्रीज यहाँ पर आंसर आ जाएगा, अगर ये डिक्रीज हो जाता तो ये आंसर ठीक हो जाता, बट इंक्रीज है, सेम इंक्रीज SLR हमें वही बताया, MM इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CRR/SLR,
दोनों वही है, यहाँ पर डिक्रीज होगा क्योंकि एसएलआर में भी वो ये बेसिकली भाई भाई है दोनों। तो बैंक कुछ पैसे सीआरआर में रिजर्व करके रखते हैं, कुछ एसएलआर में। ठीक है, अब यहीं पे इन दोनों को इंक्रीज कर देंगे तो बैंक के पास पब्लिक को देने के लिए बहुत कम अमाउंट रह जाएगा, जिससे वो मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। हाँ तो ये है। अब जितनी पब्लिक बैंकिंग फोन से ट्रांजेक्शन करेगी, पैसा को बैंक में स्टोर करके रखेगी, तो बैंक के पास ज्यादा मनी होगा तो मेक दिस पैसा रेगुलेटेड और सर्कुलेटेड, राइट। और इसमें इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये है कि आपको बैंकिंग हैबिट होना चाहिए। तो आंसर है सी। इसमें है हमारा 12 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, तो डिमांड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन का देख लेते हैं। आईफोन का डिमांड है, अब ये डिमांड कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगेन अगर बैंक इंटरेस्ट रेट को राइज कर देगी तो पीपल क्यों लेंगे उनसे लोन। अगर वही बैंक 25% पे इंटरेस्ट दे रही है, पीपल उनसे क्यों लोन लेंगे पब्लिक। अगर वही 5% पे लोन देगी तो सोच रहे लोन देगी तो सोचेगी पब्लिक की लोन ले लेते हैं 5% पे आईफोन खरीद लेंगे, तो डिमांड बढ़ गया ना आईफोन का, ऐसे सोचेंगे तो ये राइजिंग नहीं होगा, मतलब ये मतलब कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा। तो 5 तो नहीं होगा, जैसे मैंने 5 हटाया, ठीक है, आंसर आ गया। हमें पता ही नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, हमें डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। लेट्स सी अदर ऑप्शन। हायर परचेसिंग पावर, ऑफ कोर्स आपकी हायर परचेसिंग पावर कब होगी, जब आपकी इनकम इनकम बढ़ेगी। और मैंने जैसे हमने पहले भी पढ़ा ना कि इनकम इंक्रीज होती है तो आप चीपर सामान नहीं लेते, आप इंफीरियर गुड नहीं लेते, आप मोर सुपीरियर गुड लग्जरियस गुड लेने लगते हैं, जिससे आईफोन लग्जरियस गुड है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, पहले हम अब इसी से इन्फ्लुएंस होके पीवाईक्यू बनेगा 2022 का, जिसमें वो बात करेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स पे। ठीक है, अब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी लेबर को पहले 100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन क्या हो गया इन्फ्लेशन के कारण जो वो 100 रुपए में अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन अब उसको 120 रुपए में गुजारा हो रहा है। तो क्या करेगी, अब इस लेबर को कंपनी 20 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के देगी, क्यों, इन्फ्लेशन के कारण। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस वही होते हैं कि इन्फ्लेशन को देखते हुए पैसों में वृद्धि होती है, जो उनके वेजेस होते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कमाया ना उन्होंने, पहले वो 100 रुपए कमा रहे थे क्योंकि 100 रुपए में उनका गुजारा हो रहा था। अब इन्फ्लेशन के कारण 120 में गुजारा होना है, 20 रुपए का माइनस में चल रहे हो, लेकिन वेज इंक्रीज हो गया 20 रुपए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। उन्होंने इन्फ्लेशन को देख के 20 रुपए इंक्रीज कर दिया, उनके हाथ 120 रुपीज है और 120 रुपीज ही खर्च हो रहे हैं, तो उनके हाथ में 0 रुपए बच रहे हैं। तो इसमें कुछ हमें डिमांड नहीं देखने को मिला, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे तो वो डिमांड क्या करेंगे, जो पहले से चल रहा था वही इकॉनमी में चलता रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा। फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बेस पे जितने भी रिएक्शन एंड जितने भी एक्शंस होंगे वो इसी पे बेस पे होंगे। एक्सपेशनरी पॉलिसीज ऑफ कोर्स पब्लिक के हाथ में पैसा होगा, इसका मतलब ये है पैसा होगा तभी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 4। ये दोनों क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया। विद रेफरेंस टू द इंडियन कंसिडर फॉलोइंग, ठीक है, जिसमें मुझे करेक्ट पूछा है। द सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली promoted by the Reserve Bank of India and the Bombay Stock Exchange. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मेरा एक हमने टैम्पलेट बताया था ना, यूपीएससी का टैम्पलेट का होता है ट्रैप करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल को वो चेंज कर देता है। हो सकता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेबी हो, ठीक है, या और कोई इंस्टीट्यूशन उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया, तो ये बहुत ही फेमस टैम्पलेट है फॉर ट्रैपिंग। ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मशीन इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत सारे इनोवेशन लेके आते हैं, जैसे कि अभी यूपीआई भीम का इनोवेशन है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही रेगुलेटेड है। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टमेंट थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इन प्राइवेट मार्केट्स। ऑफ कोर्स डीमैट अकाउंट है वो ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट के डेप्थ बॉन्ड में प्राइमरी मार्केट में कर सकती है, तो हमने पढ़ा इकोनॉमी में ये सब तो पढ़ते हैं वैसे भी।
ये बहुत प्लेन स्टेटमेंट है। अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर से, आप इन्वेस्टर तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो गवर्नमेंट में, ऑफकोर्स यही तो इकोनॉमी में ये मार्केटिंग का फंडा चलता है, राइट। और ये आप अगर देखें तो ये तो गलत है, हम इसको गलत मान के चले, क्योंकि हमें देखना है सबसे ज्यादा गलत कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है ये इंस्टीट्यूशन को चेंज कर दिया हो, तो हमारा 3 गलत है। तो 3 गलत हुआ तो हमारा 1, 2 एंड 1 बचा है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर हम इसको थोड़ा और वैल्यू एडिशन कर ले तो ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है ये हमारे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, तो आंसर होगा हमारा बी। और ये यहाँ पर से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट, ठीक है। अब ये किसी को नहीं पता होगा जब तक यूपीएससी ने पूछा ना हो, ठीक है। ये यूपीएससी ने पूछा तब आप सब पढ़ते होंगे वाटर क्रेडिट पे, उस समय तो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे कुछ यूपीएससी ड्रॉप कर देती है क्वेश्चन जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो यही, इसी को बोलते हैं शॉक फैक्टर, ठीक है। विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछ रहे हैं। द एम ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। अगर एम ऑब्जेक्टिव प्रो सिटीजन है, प्रेगमेटिक है, वेलफेयरिज्म की बात हो रही है, पॉजिटिव है, तो वो करेक्ट है, ठीक। ये हमारा टेम्पलेट हमने रिकॉर्ड किया है। इट एम टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज, ठीक है। ठीक है, प्रो सिटीजन है। It is a global initiative launched under the agencies of, again launched under the agencies, again agencies की बात की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस वर्ल्ड बैंक। अभी देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि 2 एजेंसीज है जो कि डिफरेंट काम कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ रहा है, बट वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक तो पैसे देता है ना। अगर भाई आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक की बात हो रही तो समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं, पैसे देते हैं। बट ये हेल्थ WHO प्लस वर्ल्ड बैंक का कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि दोनों बहुत ही डिस्टिंक्ट काम करते हैं। और वैसे भी एजेंसी मोर प्रोमिनेंटली गलत होता है, ठीक है। तो 2 को मैंने जैसी गलत माना, ओके वेट, 2 को मैंने जैसी गलत माना, मेरा आंसर आ गया सी, 1 एंड 3 इज करेक्ट। और हमें 3 करेक्ट ही लग रहा था। और मैंने इट पुट माइक्रो फाइनेंस टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। अभी सही भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाटर एंड सैनिटेशन की बात हो रही है, ये भी वाटर एंड विदाउट सब्सिडीज की बात हो रही है, नीड फुलफिल करने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज अ लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट किसे बोला जाता है, आरबीआई को बोला जाता है ना। आरबीआई इज नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लैंडिंग टू ट्रेड एंड lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources। देखिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है, बहुत फेमस कोटेशन है और यू कैन से फेमस वर्ड है। तो बैंकर्स बैंक कुछ आरबीआई करते हुए इसलिए बोला जाता होगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस, ये देखिए बैंकर्स बैंक बोला जाता है, बैंक रिलेटेड है, टेम्परेरी क्राइसिस के लिए दिया जाता है, बहुत प्लेन सेंटेंस है। और आरबीआई के फंक्शन को भी बता रहा है, ठीक है। तो 2 इज करेक्ट। तो 2 कहाँ का है, ये एलिमिनेट हो गया, 1 2 2 एंड 2 3 है। अब 1 एंड 3 में देखना है, lending to government to finance a budgetary deficit। तो बेसिकली आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और यू कैन से बैंकर्स बैंक। तो उसमें गवर्नमेंट को लैंडिंग नहीं करता आरबीआई, लाइक दे लैंड टू द बैंक्स, ठीक है। तो इसमें लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की कॉन्नोटेशन में पूछ रहा है। आरबीआई के अदर भी फंक्शंस हो सकता है आरबीआई गवर्नमेंट को भी फंडिंग करता हो, बट इन द कॉन्नोटेशन ऑफ सेंट्रल बैंक फंक्शन एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एज अ फंक्शन की बात करें तो हमें बस बैंकर्स बैंक की कॉन्नोटेशन तक ही रखना है कि वो क्या कर सकता है उस दायरे में। वो अपने आरबीआई के और भी फंक्शन है, आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। आरबीआई हैव मेनी फंक्शंस, आरबीआई कैन फंड गवर्नमेंट, बट आरबीआई के फंक्शंस को देखना है इन द व्यू ऑफ लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब बैंकर्स बैंक, जो कि करता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। और ये क्या कह रहे हैं, लैंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज बॉडीज। नहीं, बैंकर्स बैंक की का मतलब ये होता है बैंक को ट्रेड करना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। इसमें पूछा है इन इंडिया तो सेंट्रल बैंक फंक्शन एज, यहाँ पर एज वर्ड भी आया, इसमें यहाँ आपको देखना पड़ेगा एज लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
उसको जैसे कि आरबीआई है, बैंकर्स बैंक कहते हैं। बैंकर्स बैंक के हिसाब से कि बैंक को लैंड करेगा, आरबीआई के और भी अदर फंक्शन है, उसमें हो सकता है गवर्नमेंट को लैंडिंग कर रहा हो, वो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को लैंडिंग कर रहा हो, बट एज अ फंक्शन ऑफ लैंडर्स ऑफ लार्ज सिटी इट इज ओनली करेक्ट फिटिंग दिस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। और यहाँ पर यूपीएससी ने ओनली 2 का ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन हो गया है खत्म। यहाँ पर हमारा 50% समाप्त हो गया है। उसके बाद हम अदर 15 to 25 क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसमें वैल्यू एडिशन भी करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम 3-4 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, लाइक वी डिड प्रीवियस यूपीएससी सीएससी 2020 का। ठीक है, तो ये 2021 का चल रहा है, आगे इसको हम 2025 तक तो पूरा कंटिन्यू करेंगे। बिफोर एग्जाम तो बहुत बहुत पहले ही कर लेंगे। उसके बाद हम 2019 के 18 के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे 11,000 प्लस क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, टू मेक आवर सेल्फ इन दैट शूज टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, अगर कोई एग्जाम का क्वेश्चन रिपीट भी हुआ फ्रॉम द पीवाईक्यूज, राइट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट क्लास।